अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का पास पेपर 2019। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 विच स्टेज इज बिल पासिस बाय बिकमिंग एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड फर्दर बिकम अ लॉ। यानी कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में बिल जो है वो कैसे एज एक्ट के तौर पे पास होता है और फिर मज़ीद वो कैसे लॉ बनता है, इसका प्रोसेस और जो है ना वो बयान करें। लॉ मेकिंग प्रोसेस जो है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 ये एक बाई कैमरल प्रोसेस है। ठीक है, इसमें दोनों हाउसेज इन्वॉल्व होते हैं, नेशनल असम्बली और सेनेट दोनों होते हैं। बिल जो है उसको डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू दोनों हाउसेज से पास किया जाता है, उसके बाद वो एक्ट बनता है और उसके बाद जो है ना वो लॉ बनता है। ठीक है, तो स्टेजेस देखते हैं लॉ मेकिंग की। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, नेशनल असम्बली को बिल प्रेजेंट किया जाता है, सेनेट को प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और ये इंट्रोड्यूस किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है कि इस बिल में क्या है। ठीक है, ये बिल हमेशा जो है कोई किसी ना किसी मिनिस्टर जो है वो प्रेजेंट करता है। ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट रीडिंग की जाती है। अब बिल जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाने के बाद इसको जो है ना रीड किया जाता है, यानी यहाँ तक इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं होती। ठीक है, इसमें जो है ना सिर्फ वो असम्बली जो है, नेशनल असम्बली और सेनेट, उसको सिर्फ रीड करते हैं। फिर आती है कमेटी स्टेज। इस फर्स्ट रीडिंग के बाद बिल जो है ना ये पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा जाता है। ये पार्लियामेंट्री कमेटी जो है ये बिल की डिटेल एग्जामिनेशन करती है। ठीक है, बिल जो है इसके अंदर अगर उसको वो पार्लियामेंट्री कमेटी को लगे कि वो इसको जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको वो वहीं पे रोक दिया जाता है। फिर इसकी सेकंड रीडिंग की जाती है। सेकंड रीडिंग में जो है ना डिबेट और वोटिंग की जाती है। ठीक है, हाउस के सामने जो बिल है वो प्रेजेंट किया जाता है, फिर वहाँ के जो मेंबर्स हैं उसके ऊपर डिबेट करते हैं और फिर वोटिंग करते हैं। ठीक है, 2/3 मेजोरिटी हो तो वो पास हो जाता है। ठीक है, फिर कंसिडरेशन ऑफ अमेंडमेंट्स की जाती है। सेकंड रीडिंग के बाद हाउस जो है वो इट कंसीडर्स द अमेंडमेंट प्रोपोज्ड बाय द मेंबर्स इंक्लूडिंग दोज फॉर द कम्युनिटी। यानी कि बिल जो है, जाहिर है कोई भी एक्ट पास हो रहा है तो वो एक अमेंडमेंट होगी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो उसको जो है ना वो मेंबर्स जो है यहाँ पे अमेंड कर सकते हैं। बिल के अंदर बिल जो प्रेजेंट किया गया उसके अंदर भी अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, फिर थर्ड रीडिंग की जाती है, फाइनल अप्रूवल दिया जाता है। थर्ड रीडिंग में जो है ये बिल को जो है इज पुट टू वोट। ठीक है, यहाँ पे मेंबर्स जो है वो डिबेट नहीं करते बल्कि यहाँ पे वो वोट करते हैं, या तो वो अप्रूव करते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, कंसिडरेशन इन द अदर हाउस। एक हाउस जब बिल पास करता है तो उसको दूसरे हाउस में भेजा जाता है। ठीक है, यानी पहले जो है ना वो भेजा जाता है नेशनल असम्बली, वहाँ से भेजा जाता है सेनेट को। दोनों हाउसेज अगर बिल पास कर दें तो बिल जो है ना वो अमेंडमेंट उसमें हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर एक हाउस भी रिजेक्ट कर दे तो वो नहीं होती, उसको अमेंडमेंट नहीं होती। फिर जो है ना रेजोल्यूशन ऑफ डिसएग्रीमेंट्स होती हैं। अगर डिसएग्रीमेंट दोनों हाउसेज के दरमियान हो तो बिल को वापस ले लिया जाता है, उसको दोबारा से सारे प्रोसेस के ज़रिए जो है ना वो किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, फिर प्रेसिडेंशियल असेंट होता है। एट द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो बिल को पास करते हैं। जब तक वो बिल पास ना करे बिल जो है ना वो लॉ मेकिंग ये लॉ नहीं बन सकता। अब लॉ मेकिंग प्रोसेस इन सेनेट देखते हैं। सेनेट के अंदर जो चूँकि वो अपर हाउस है तो उसमें सेनेट का जो रोल है, सेनेट रिप्रेजेंट्स द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान इंश्योर रीजनल इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस हैं उनके रीजनल इंटरेस्ट को इक्वली जो है यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। जो सेनेट का है, सेनेट जो है वो कुछ बिल्स हैं जैसे मनी बिल्स, उनको ये इनिशिएट नहीं कर सकता। बिल जो है वो सेनेट इनिशिएट नहीं कर सकता, बस ये जो है ना ये पास करता है। ठीक है, दूसरा इसका जो है वो इसमें देखते हैं कंसिडरेशन ऑफ बिल्स। जब एक बिल जो है वो नेशनल असम्बली से रिसीव होता है सेनेट के पास तो इसको फर्दर रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग के बाद, सेकंड रीडिंग के बाद, कम्युनिटी स्टेजेस के बाद जो है वो इसके ऊपर डिबेट की जाती है और थर्ड रीडिंग के बाद सेनेट के अंदर इसके ऊपर जो है वो वोट किया जाता है। फिर हम देखते हैं अमेंडमेंट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स। अगर सेनेट जो है वो बिल पास कर दे तो ये अमेंडमेंट बन जाती है और नेशनल असम्बली को ये वापस भेज दिया जाता है। अगर नेशनल असम्बली जो है वो इन अमेंडमेंट्स के साथ जो है ना वो एग्री ना करे तो बिल जो है वो दोबारा सेनेट को वापस भेजा जाता है। ठीक है, तो दोनों सेनेट बिल को पास करने के लिए, बिल को एक्ट बनने के लिए और अल्टीमेटली लॉ बनने के लिए दोनों जो हाउसेज हैं उनका अप्रूवल जो ज़रूरी है। ठीक है, उनके दरमियान एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। सो एज अ रिज़ल्ट हम कह सकते हैं एज अ कंक्लूजन के पाकिस्तान के जो लॉ मेकिंग प्रोसेस में दोनों हाउसेज
जो है इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डज द फ्रेज जुडिशियल रिव्यू मीन्स अंडर द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से जुडिशियल रिव्यू को डिस्क्राइब करें। जुडिशियल रिव्यू की हम बात करें तो इसकी जो है ना, ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक्सप्लिसिटली मैंशन नहीं है, लेकिन ये यूएस सुप्रीम कोर्ट जो है ना 1803 में इसको यानी आप कह लो कि अप्लाई इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, इस जो हमारे कोर्स यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हवाले से अगर हम जुडिशियल रिव्यू के स्कोप एंड जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि आपकी जुडिशरी के पास ये पावर है कि वो आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लॉ लेजिस्लेचर है, उसकी एक्टिविटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से रिव्यू कर सके। ठीक है, सो सबसे पहले जो है ना, अगर इसके हम स्कोप की बात करते हैं जिसमें रिव्यू ऑफ लेजिस्लेटिव एक्ट्स है, जो सुप्रीम कोर्ट है यूएसए की, उसके पास ये पावर है कि वो जो यूएसए की लेजिस्लेटिव बॉडीज़ है, कांग्रेस है, उसके बनाए गए लॉज को रिव्यू कर सके कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं। रिव्यू ऑफ एग्जेक्टिव एक्शंस, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू जो है वो सिर्फ लेजिस्लेचर के ऊपर नहीं होती, ये एग्जेक्टिव के ऊपर भी होती है। एग्जेक्टिव के एक्शंस को रिपीट किया जाता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम जुडिशियल रिव्यू के अंदर जो है वो चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बात करें तो वो सबसे फंडामेंटल है। ये जो चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है, ये पोटेंशियल अब्यूज़ जो लेजिस्लेचर या एग्जेक्टिव से जो पोटेंशियल अब्यूज़ है उसको रोकता है। ठीक है, जुडिशियल सुपरमेसी, जुडिशियल रिव्यू जो है वो सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब करता है। इट्स मीन कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, गवर्नमेंट्स, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव, वो सारे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आगे अकाउंटेबल हैं। अब लिमिटेशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से हम बात करें, ठीक है, यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में बात करें। पॉलिटिकल कंसंट्रेट, जुडिशियल रिव्यू जो ज़्यादातर उसको वो जो ना पॉलिटिकली होता है, कंस्ट्रेंट्स होते हैं उसमें, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होता है, या तो उसके ऊपर जो है ना पॉलिटिकल ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन का इन्फ्लुएंस होता है, या फिर जो है ना वो इनको कंसीडर करके हमेशा जो है ना वो किया जाता है। या फिर सेकंड, हम इसकी लिमिटेशन की बात करें तो लिमिट्स ऑन ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन सम एरियाज़, कुछ एरियाज़ हैं जिसमें जो है ना वो जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, फॉर एग्जांपल फॉरेन पॉलिसी, वार पावर्स, एग्जेक्टिव, ये जो एग्जेक्टिव लेजिस्लेचर ब्रांच की फॉरेन पॉलिसी, वार पावर्स की जो पावर्स है ना उनके पास, उसमें जो है ना जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट है द रोल ऑफ प्रेसिडेंट। जुडिशियल रिव्यू आल्सो वर्क्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट और स्टेट डिसीज द प्रिंसिपल दैट कोर्ट शुड फॉलो प्रीवियस रूलिंग अनलेस देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू ओवरटर्न दैम। तो ये एक लिमिटेशन है ना कि कोर्ट्स के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है कि जब तक वो एक रूल को चेंज करने के लिए स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं होती तो वो उसी प्रीवियस रूलिंग को जो है ना वो करेंगे, फॉलो करेंगे। जुडिशियल रिव्यू की सिग्निफिकेंट की बात करें तो सबसे पहले तो ये प्रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है, इससे जो है कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व रहता है, कोई भी जो गवर्नमेंट बॉडी है वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं करती। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, जुडिशरी जो है वो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू गवर्नमेंट से, जब जुडिशियल रिव्यू होता है तो एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेटिव जो होती हैं वो इस चीज़ पे बाउंड हो जाती हैं कि प्रोटेक्ट जो ह्यूमन राइट्स हैं, इंडिविजुअल राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, बैलेंसिंग पावर, जुडिशियल रिव्यू जो है ये सारी जो ब्रांचेस है गवर्नमेंट की, उनके दरमियान एक बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करता है। ठीक है, किसी भी ब्रांच को टू पावरफुल नहीं होने देता। सो हम कह सकते हैं कि अमेरिकन लीगल सिस्टम में जुडिशियल रिव्यू जो है वो एक कोर प्रिंसिपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू एग्री विद द व्यू दैट इन द यूके देयर आर नो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ पार्लियामेंट बट द पावर ऑफ कांग्रेस इन द यूएसए आर चेक्ड बाय द बोथ एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर जो यूके की पार्लियामेंट है उसके ऊपर कोई भी चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम नहीं है, उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जबकि यूएसए की जो है कांग्रेस, उसको एग्जेक्टिव और जुडिशरी दोनों चेक एंड बैलेंस करती है, दोनों रिव्यू करती है। तो यस इट हैपन्स, हमने पढ़ा, हमने डिस्कस किया दोनों सिस्टम्स को सेवरल टाइम्स, और हमने पढ़ा कि दोनों के दरमियान जो है ना ये डिफरेंस मौजूद है। जो अमेरिकन हमारे पास कांग्रेस है उसके ऊपर लेजिस्लेटिव और एग्जेक्टिव दोनों का चेक है, जबकि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है उसके पास उसके ऊपर कोई भी चेक नहीं है। ठीक है, वो उसके इट एंजॉय द पार्लियामेंट सोवरेनिटी। ठीक है, तो हम इनकी बात कर लेते हैं, इन फीचर्स की। यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट सोवरेनिटी की बात करें तो देयर इज़ नो कॉन्स्टिट्यूटेड रिस्ट्रिक्शन ऑन पार्लियामेंट्स पावर।
ठीक है। पार्लियामेंट की पावर जो है वो सबसे सुप्रीम है। इट कैन मेक, इट कैन अमेंड, इट कैन रिपेल लॉ। ठीक है। फॉर्मल रिस्ट्रिक्शन कोई भी नहीं है, जिस तरह से यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। ठीक है। इट्स मीन के पार्लियामेंट जो है वो किसी हद तक एब्सोल्यूट अथॉरिटी है यूके के अंदर। ठीक है। चूँकि यूके का जो है कॉन्स्टिट्यूशन वो अनरिटन है, इट्स मीन के वो जो है ना पार्लियामेंट वो बगैर किसी अमेंडमेंट प्रोसेस के कभी भी लॉज को या अमेंड कर सकती है, ख़त्म कर सकती है, या न्यू लॉज को ऐड कर सकती है। ठीक है। अब इसमें जो है ना रोल ऑफ मोनार्क एंड जुडिशरी आती है। मोनार्क्स जो है वो लार्जली सरमोनियन है। ठीक है। जुडिशरी जो है उसका कोई पावर उसको हासिल नहीं है कि वो पार्लियामेंट के ऊपर जो है चेक रखे। यूके की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी तरफ हम जो है ना वो यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स है। ठीक है। और कांग्रेस के पावर्स के ऊपर जो है ना चेक्स एंड बैलेंसेस है। चेक्स बाय द एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी, जो दोनों ब्रांचेज हैं यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी, वो दोनों ही जो है दे हैव पावर्स टू चेक द लेजिस्लेटिव। ठीक है। लेजिस्लेटिव की जुडिशल रिव्यू का हक जुडिशरी को हासिल है, एग्जेक्टिव को भी हक हासिल है कि वो लेजिस्लेटिव की एक्टिविटीज़ को जो है ना वो चेक रखे उनके ऊपर। एग्जेक्टिव चेक ऑन कांग्रेस। ठीक है। कांग्रेस का एग्जेक्टिव चेक क्या है कि जो प्रेसिडेंट है, एग्जेक्टिव चेक क्या है कि प्रेसिडेंट के पास सिग्निफिकेंट रोल्स है कि वो बिल, जो कांग्रेस बिल बनाता है उसको पास करता है कि नहीं करता। ठीक है। इट है एज अ जो कांग्रेस है अगर कोई बिल पास करता है और प्रेसिडेंट उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, और थर्ड मेजोरिटी के साथ जो है ना उसको बिल बना भी सकता है, और इवन वो उसको वीटो भी कर सकता है। ठीक है। जुडिशरी चेक्स क्या है? अभी हमने पढ़ा कि जो जुडिशरी है यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इट हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है। वो जो भी कोई भी लॉ बनाया जाता है लेजिस्लेचर की तरफ से तो उसको रिव्यू कर सकती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं। लिमिट्स ऑन लेजिस्लेटिव पावर। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें कांग्रेस के पास लिमिट, कुछ पावर्स के ऊपर लिमिटेशंस हैं। ठीक है। इट कांट एक्सीड दैट लिमिटेशंस। की डिफरेंसेस की बात करें इन दोनों में तो सबसे पहले तो यूके के अंदर पार्लियामेंट सॉवरेनिटी है और यूएसए के अंदर नहीं है। ठीक है। हमने पढ़ा कि यूएसए के अंदर पार्लियामेंट सॉवरेनिटी नहीं है। इसके ऊपर जो है ना चेक्स एंड बैलेंसेस मौजूद है, जबकि यूके के अंदर जो है ना वो अल्टीमेट सॉवरेनिटी ही पार्लियामेंट है। ठीक है। चेक्स ऑन कांग्रेशनल पावर, अभी हमने पढ़ा कि उसके ऊपर जो है चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है, इसीलिए वो अल्टीमेट पावर नहीं है। सो जो हमारे पास स्टेटमेंट थी कि जो है हमारे पास यूएसए पावर्स, यूएसए कांग्रेस, उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस है, जबकि यूके की पार्लियामेंट के पास सॉवरेनिटी है, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। तो हमने ये देखा, हमने ये डिस्कस किया कि द स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। ऐसा ही है, उनके दरमियान ये डिफरेंस मौजूद है कि यूएसए की पावर के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम है, जबकि यूके की पावर के ऊपर, यूके की पार्लियामेंट के ऊपर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन द ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन द लॉज विच आर रिपुगेंट तो द प्रोविजंस ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज सो अंडर विद प्रोविजंस ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ब्रिटिश जो सुप्रीम कोर्ट है वो उन लॉज को स्लो डाउन कर सकती है, स्ट्राइक डाउन कर सकती है जो कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बनाए जाते हैं। ठीक है। सो अंडर द करंट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो इसके पास जो है ना पावर्स को स्ट्राइक डाउन करने का कोई लॉ मौजूद नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है। यूके के अंदर ब्रिटिश जो उसके पास, इसको समझने के लिए हमें ना कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को समझना होगा। ब्रिटिशर्स के पास ना पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है। हमने पढ़ा, हमने डिस्कस किया, अभी हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया कि जो यूके की पार्लियामेंट है वो किसी के भी आगे जो है ना वो अकाउंटेबल नहीं है। वो कोई भी लॉ बना सकती है, उसको इम्प्लीमेंट कर सकती है और इवन उसको ब्रेक उसको जो है ना ख़त्म कर सकती है, अमेंड कर सकती है। ठीक है। तो जो इस वजह से पार्लियामेंट सॉवरेनिटी जो है उसकी वजह से उसके ऊपर जो है ना कोई सुप्रीम कोर्ट को ये हक हासिल नहीं है कि वो उसके अमेंड किए हुए लॉज को जो है ना वो चैलेंज करे। सो इट्स मीन नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ब्रिटिशर्स के पास जुडिशियल रिव्यू का कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं है। ठीक है। पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाती है इट्स एन अल्टीमेट लॉ। ठीक है। उसको आप किसी भी तरीके से जुडिशियल रिव्यू नहीं दे सकते। उसकी वजह यह है कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट 1988 एंड द रोल ऑफ द कोर्ट्स। ब्रिटिश जो है उनके पास वो लॉज को स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती।
जैसे कि अमेरिकन कोर्ट्स कर सकती हैं, बट दे हैव सम लिमिटेड पावर्स टू चैलेंज द लॉज। ठीक है, ख़ासतौर पे वो लॉज जो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट बनाई जाती हैं। इनका जो ह्यूमन राइट्स एक्ट है 1998 का, वो इनको कुछ हद तक पावर्स देता है कि वो जो है ना इन लॉज को, जो ह्यूमन राइट्स के लॉज हैं उनको चैलेंज कर सके। ठीक है, तो इसकी जो है ना ये हमने देखा कि जो ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट है उसको हमने देखा कि अंडर सम सर्कमस्टेंसेस जस्ट लाइक ह्यूमन राइट्स के एरिया में ये उसको पार्लियामेंट को क्वेश्चन कर सकती है, अकाउंटेबल कर सकती है, अदरवाइज दे इट हैज़ नो पावर टू हैव अ चेक ऑन पार्लियामेंट्स एक्शंस। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रोसीजर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स इन द रशियन एज वेल एज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है ना क्या डिफरेंस है अमेंडमेंट प्रोसीजर्स का। हमें पता है कि हर स्टेट का जो है ना अमेंडमेंट प्रोसीजर डिफरेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। इन यूनाइटेड स्टेट्स में जो है ना अमेंडमेंट के जो है ना वो दो तरीके हैं। सबसे पहला है दो मेथड जो है फॉर प्रपोजल है। सबसे पहला है कांग्रेशनल प्रपोजल। एक अमेंडमेंट जो है ना की जा सकती है बाय 2/3 मेजोरिटी इन बोथ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट में, जब दोनों में जो है ना 2/3 मेजोरिटी हो। तो दूसरा है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। कन्वेंशन में भी कॉल्ड बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ स्टेट में जो है ना एक अमेंडमेंट होती है, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। ठीक है, यानी कि मुकम्मल तौर पे जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देना, मूव कर देना। ये मेथड ना हिस्ट्री में कभी भी यूज़ नहीं किया गया यूएसए के अंदर। ठीक है, फिर हम देखते हैं रेटिफिकेशन आफ्टर प्रपोजल के बाद क्या होता है। ये जो हमने पढ़ा है ना ये प्रपोजल था। ठीक है, अमेंडमेंट का प्रपोजल था। फिर रेटिफिकेशन होती है, इसके बाद जो है ना यानी अमेंडमेंट को रेटिफाइड किया जाता है। इसमें 3/4 ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर का होना ज़रूरी है। इसमें जो है ना 3/4 अगर कन्वेंशन हो रहे हैं तो उसमें भी 3/4 का होना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन रशिया। अब हम देखते हैं वो कैसे होती है। दो प्रोसीजर ऑफ अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन रशिया का जो है उसमें आर्टिकल 135 रशियन कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्क्राइब करता है। इसमें जो है ना मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है। सबसे पहले प्रपोजल ऑफ अमेंडमेंट होता है। अमेंडमेंट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, फेडरेशन ऑफ काउंसिल, स्टेट ड्रूमा का लोअर हाउस का नाम है। ठीक है, और ग्रुप ऑफ एटलीस्ट 1/5 ऑफ मेंबर ऑफ फेडरेशन काउंसिल जो है वो इसको जो है ना वो प्रपोज कर सकते हैं कि ये अमेंडमेंट होनी चाहिए। ठीक है, फिर रेटिफिकेशन की जाती है। प्रपोज अमेंडमेंट जो है इनको अप्रूव किया जाता है 2/3 मेजोरिटी से। ठीक है, और जो है ना वो अगर अमेंडमेंट हो जाती है तो उसको जो है ना फंडामेंटली स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन को उसके में अप्रूव, यानी फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है उसके हवाले से ही इसको अप्रूव किया जाता है। जब अमेंडमेंट्स अप्रूव हो जाती हैं तो इट इज़ द रिक्वेस्टेड बाय द जो प्रेसिडेंट है वो इसको पास करता है। ठीक है, अब हम जो है ना इन दोनों के दरमियान की डिफरेंसेस की बात करते हैं। सबसे पहले है फेडरल वर्सेस सेंट्रलाइज्ड पावर। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वहाँ पे फेडरल सिस्टम है, फेडरल पावर है, बोथ हाउसेस जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। जबकि रशियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना ये सेंट्रलाइज्ड पावर प्रोसेस है। ठीक है, इसमें फेडरल इंस्टीट्यूशंस इसको अप्रूव करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रोल ऑफ रीजनल अथॉरिटीज़। यूएसए के की जो अमेंडमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें अमेंडमेंट्स जो हैं वो रीजन या डिफरेंट स्टेट्स जो हैं वो प्रपोजल या रेटिफाई कर सकते हैं अमेंडमेंट्स को। जबकि रशियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें रीजनल लेजिस्लेचर का रोल बहुत लिमिटेड है। ठीक है, फिर है डिफ़िकल्टी ऑफ अमेंडमेंट्स। दोनों सिस्टम जो है उनमें अमेंडमेंट्स जो है वो डिफ़िकल्ट हैं। यूएसए का जो सिस्टम है वो ज़्यादा ज़रा रिगरस है। दोनों के जो दरमियान अंदर जो 2/3 मेजोरिटी का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर द पावर ऑफ रशियन प्रेसिडेंट द लाइट ऑफ आर्टिकल 83 ऑफ द रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। रशियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके मुताबिक जो है रशियन जो प्रेसिडेंट है उसके पास कौन कौन सी पावर मौजूद है। सो इसका आर्टिकल, इनका जो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 83 डिस्क्राइब करता है पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट को। सबसे पहले है पावर जो है वो अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ की ऑफिशियल है। जितने भी की ऑफिशियल्स हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, इंक्लूडिंग द जो हमारे पास है लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट अथॉरिटीज़ इंक्लूडिंग जजेस, मिनिस्टर्स, ये सारी जो है ना ये अपॉइंटमेंट्स ये प्रेसिडेंट ही करता है। ठीक है, दूसरी पावर इसके पास है डिसोल्यूशन
स्टेट डूमा ना इनकी लोअर हाउस का नाम है। तो प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी है कि वो अगर स्टेट डूमा अपना प्राइम मिनिस्टर जो है अपना रोल पूरी तरह से प्ले नहीं कर सकता तो ये प्रेसिडेंट जो है ना उसको डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है। कंट्रोल ओवर नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस, जो हमारे पास प्रेसिडेंट है ना रशिया का, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसको नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस सिस्टम के ऊपर कंट्रोल हासिल है। ठीक है। वो कमांडर इन चीफ होता है। ठीक है। जो उनका सुप्रीम कमांडर ऑफ चीफ होता है ना आर्म फोर्सेस का, वो प्रेसिडेंट ही होता है। और नेशनल सिक्योरिटी की भी अगर हम बात करें तो फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज जो है उसको प्रेसिडेंट ही कंट्रोल करता है। ठीक है। फिर फॉरेन अफेयर्स है, प्रेसिडेंट जो है वो रशिया इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर रशिया का रिप्रेजेंट वही होता है। ठीक है। इट हैज़ अथॉरिटी टू साइन एंड निगोशिएट एनी इंटरनेशनल ट्रीटी। ठीक है। फिर हमारे पास है पावर टू इशू डिक्रीज और ऑर्डर्स। प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो डिक्रीज जो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स हैं उसको इन्फोर्स जो यानी उनको इशू कर सके और उनको जो है ना लॉ का हिस्सा बना सके। एमरजेंसी पावर, रशियन प्रेसिडेंट के पास कुछ एमरजेंसी पावर्स भी होती हैं। ठीक है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल कि वो मार्शल लॉ के केस में या कुछ नेशनल क्राइसिस के केस में उसके पास कुछ पावर्स होती हैं कि जो कि उसको उन हालात को कंट्रोल करने की के मेयर्स को लेने की इजाज़त देती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पावर टू ग्रांट पार्डन्स एंड एमेंस्ट्री। प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि इंडिविजुअल्स को पार्डन्स दे सके, इंक्लूडिंग जो क्राइम्स, क्रिमिनल्स या फिर जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको। ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर्स, प्रेसिडेंट के पास जो है ना वो डायरेक्ट लॉ मेकिंग पावर कोई नहीं है, लेकिन ये लेजिस्लेशन को स्टार्ट कर सकता है। ठीक है। इन द की एरियाज लाइक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, नेशनल सिक्योरिटी ईटीसी। ठीक है। पावर्स ड्यूरिंग क्राइसिस, अगर कोई क्राइसिस आ जाती है, कोई नेशनल इमरजेंसी आ जाती है तो प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स ले टू प्रोटेक्ट द पब्लिक ऑर्डर। ठीक है। सो हम एज अ समरी कह सकते हैं कि आर्टिकल 83 जो है वो अल्टीमेट पावर्स रशियन प्रेसिडेंट को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द थ्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956, 62 एंड 63 इज़ द बेस्ट एंड नॉन कॉम्प्रिहेंसिव। वो कहते हैं कि कौन सा जो है ना हमारे पास पाकिस्तान का तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा बेस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनके की फीचर्स देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1965 को अगर देखें तो इसका हमें पता है कि 1965 में ये पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन था जो बना था, और इसका ज़्यादातर जो ग्राउंड वर्क है वो इंडियन एक्ट 1935 से लिया गया था। इसके की फीचर्स की बात करें तो इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम था, बाईकैमरल लेजिस्लेटिव थी, इस्लाम को एज अ स्टेट रिलीजन डिस्क्राइब किया गया था, और लैंग्वेजेस जो है इसमें उर्दू और बंगाली को स्टेट लैंग्वेज के तौर पे डिस्क्राइब किया गया था। लेकिन फिर भी एक क्लियर क्वेश्चन मौजूद था स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है। इसकी शॉर्ट कमीज क्या थी? वीक एग्जेक्टिव थी। 1965 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको जो है ना फ्रीक्वेंट इंस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ा, सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी, और हम देखते हैं कि सिर्फ 2-2.5 साल के बाद इसको जो है ना वो बॉन्ड कर दिया गया था। ठीक है। ओवरऑल अगर हम देखें तो इसका जो है कॉन्स्टिट्यूशन, इसने पहली दफ़ा पाकिस्तान को एक पाकिस्तान की गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाया था, लेकिन इसके अंदर स्टेबिलिटी और क्लियरिटी की कमी थी। ठीक है। फिर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन 1962 है। इसको हम देखें तो इसका बैकग्राउंड हमें पता है, ये मिलिट्री रिजीम में आया था। प्रेसिडेंट अयूब खान ने इसको जो है ना वो यानी जो 56 का कॉन्स्टिट्यूशन डिसॉल्व करने के बाद 1962 में प्रेसिडेंट अयूब ने इसको इम्प्लीमेंट किया था। इसके की फीचर्स की बात करें तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, सारी की सारी अल्टीमेट पावर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के पास थी। डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इंट्रोड्यूस करवाए गए। ठीक है। बेसिक डेमोक्रेसीज का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया। बेसिक डेमोक्रेसीज हमें पता है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होती है टू द लोकल बॉडीज, जस्ट लाइक यूनियन काउंसिल का सिस्टम है, यानी पावर को लोकल्स के तक लेके जाने का जो सिस्टम होता है। ठीक है। इसकी अगर हम बात करें ना तो इसमें नो क्लियर रोल ऑफ मिलिट्री का जो है ना वो कोई ऑफिशियल इंटेंडेड रोल नहीं था। ठीक है। जनरल यूब जो है दे हैड कंट्रोल ओवर मिलिट्री सेंट्रल एंड गवर्नेंस।
ठीक है। इसकी शॉर्टकमिंग्स की बात करें तो अथॉरिटेरियन नेचर था ये ना, अथॉरिटेरियन था, सारी की सारी पावर्स अल्टीमेट अथॉरिटी के पास थी। ठीक है। सिविल मिलिट्री रिलेशन जो है इसमें बहुत सी इंस्टीट्यूशनलाइज मिलिट्री रोल थे, यानी कि सिविल मिलिट्री रिलेशन जो है वो बहुत अच्छे नहीं थे, बहुत बुरे थे। इवन के पॉलिटिकल जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लाइफ है उसके ऊपर हमें मिलिट्री यहाँ पे डोमिनेट करती हुई नजर आती है। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी। ठीक है। एक्सक्लूजन ऑफ ओपोजिशन, यानी कि जैसे मैंने कहा पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना ये सिर्फ जो मुखालिफन को दबाने का काम करता। ओवर असेसमेंट की बात करें तो ये एक 56 से ज़्यादा स्टेबल था, लेकिन फिर भी एक अथॉरिटेरियन था, तो ये एक क्वेश्चन था कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम बात करते हैं 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की। ये जो है ना एक फॉर्मल लीडरशिप, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में 1971 में जब बांग्लादेश अलहदा हो गया, 1973 में ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना इम्प्लीमेंट किया गया। इसके की फीचर्स की बात करें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम था। ठीक है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, नेशनल असेंबली सेनेट से बनी हुई। इस्लामिक प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें इस्लाम को एज अ स्टेट रिलीजन डिस्क्राइब किया गया और पाकिस्तान का नाम भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कर दिया गया। ठीक है। फेडरलिज्म, पाकिस्तान का फेडरल रिपब्लिक बनाया गया, पाकिस्तान को फेडरल सिस्टम जो है वो दिया गया, यानी सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज पावर दी गई। फंडामेंटल जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको इंश्योर किया गया, जस्ट लाइक राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ लाइफ, ईटीसी। ठीक है। इस्लामिक आइडियोलॉजीज़, इस्लामिक काउंसिल जो है ना वो बनाई गई, जो कि इस्लामिक आइडियोलॉजीज़ इन डिफरेंट इन फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके ऊपर वो काम करती थी। इसकी शॉर्टकमिंग्स की बात करें तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना बहुत सी जो है ना वो जो ऑटोनॉमी है प्रोविंसेस को वो बहुत कम प्रोवाइड करता था, स्पेशली इन द लाइक एरियाज लाइक टैक्सेशन एंड लॉ इन्फोर्समेंट। ठीक है। इस्लामाइजेशन इश्यूज, इसमें जो है ना कुछ देयर वर टेंशंस बिटवीन सेकुलर एंड रिलीजियन फोर्सेस, तो जो इस्लामिक इसके एस्पेक्ट थे उस वो हमेशा से डिस्कशंस का हिस्सा रहे हैं। ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जब से आया ना तब से पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से जो है ना इसमें जो है ना इसकी इम्प्लीकेशन में भी बहुत से हमें प्रॉब्लम आती है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो है ना ये 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था मोर कॉम्प्रीहेंसिव है। इसमें जो है ना अमेंडमेंट्स और जो ड्यू टू मिलिट्री इंटरवेंशन ये पाकिस्तान के जो है ना, यानी कि आप इसमें चैलेंजेस का सामना रहा है, लेकिन फिर भी एक स्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन साबित हुआ है। तो एज अ कंक्लूजन हम बात करें तो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मोर कॉम्प्रीहेंसिव है और मोर एंड्यूरिंग है। ये अगर हम बात करें तो ये दूसरे दोनों कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट 2019।